तो मैं अभी कनेक्शनिज्म पे आ रहा हूँ कि ये एक और कॉग्निटिव फ्रेमवर्क है जिनका फोकस बुनियादी तौर पर लर्निंग प्रोसेसेस के ऊपर है, जिसका आगाज़ बेसिकली 1980s में होता है। और ये चूँकि ज़्यादा इसका जो है ना इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो ज़्यादातर करंट फ्रेमवर्क से ये उनसे मुख्तलिफ है, क्योंकि जो SLA है वो लैंग्वेज लर्निंग को एज सच वो लैंग्वेज लर्निंग को नहीं कंसिडर कर रहा है कि उसका जो इनेट नॉलेज है या एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रूल और प्रिंसिपल उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन रिजल्ट जो इसकी जो एसोसिएशंस है, मतलब जो कनेक्शंस है, जिस तरह इसका नाम कनेक्शनिज्म पड़ा है ना, बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्सेज, उसी कनेक्शंस को बुनियाद बना के ना ये अपना वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और इस फ्रेमवर्क, ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट जो है ना, वो जो कि इम्पॉर्टेंट एक पॉजिटिव फैक्टर इन लर्निंग है, उसको ले रहा है और उसको कंसिडर कर रहा है। और इसका जो बुनियादी थियोरेटिकल बेस है रिसर्च, वो लैंग्वेज टीचिंग के ऊपर है। तो ऑब्वियसली और इसका इन्फ्लुएंस, क्योंकि टीचिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिनको ऑब्वियसली आपने हर सूरत से अभी जो इम्पॉर्टेंट, मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि लर्नर डिफरेंसेस जो है, लर्नर डिफरेंसेस के फोकस जो है ना, वो लर्नर डिफरेंसेस इसलिए में वो ज़्यादातर क्वेश्चन से वाई सम लर्नर, यानी कुछ लर्नर्स अदर लर्नर से ज़्यादा सक्सेसफुल थे, इसका बुनियादी तौर पर ये ह्यूमनिस्टिक फ्रेमवर्क ऑब्वियसली एक फ्रेमवर्क है जो कि साइकोलॉजी के अंदर है, जो जिसकी लॉन्ग हिस्ट्री है, लेकिन सिग्निफिकेंसली ये सेकंड लैंग्वेज टीचिंग को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और SLA रिसर्च तकरीबन 1960 इसमें फिर आ गया है, जो कि विलियम्स और बर्डन का है। तो ये इस फ्रेमवर्क का बुनियादी तौर पर कंसिडरेशन क्या है, वो इमोशनल एनवायरनमेंट इन लर्निंग है। अब देखो कि इमोशनल इन्वॉल्विंग इन लर्निंग, इसका भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट, मतलब एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है, ठीक है, कि जब लर्निंग में इमोशनल इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो क्या सच एज इफेक्टिव फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूड, मिसाल के तौर पर जो एटीट्यूड्स है या जो मोटिवेशन या एंजाइटी लेवल एक लर्नर का है, तो इन तमाम फैक्टर्स का क्या रोल हो सकता है फॉर इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी होते हैं कि जो कि मतलब देखो, मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत गुर्बत और बहुत मुश्किल और बहुत मजबूरी की हालत में, लेकिन वो अपनी उन फैक्टर, उन मजबूरी और उन मसाइल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, और डिस्पाइट ऑफ having such adverse conditions they try to rise and they try to become very good learners। ये और वो बहुत ही, बल्कि लाइफ में अक्सर लैंग्वेज के बारे में तो मेरा रिसर्च नहीं है, लेकिन जर्नली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मिसाल के तौर पर जो बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुँच जाते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, तो वो अपने इर्द गिर्द और अपने उनके आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ओवरकम करते हैं और अपने प्रॉब्लम, अपनी मजबूरी का अपने ऊपर हावी नहीं होते एंड दे बिकम वेरी सक्सेसफुल। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, मिसाल के तौर पर कौन से इफेक्टिव फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूड, मोटिवेशन और एंजाइटी लेवल, क्या इनका मतलब लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर कोई है, इफेक्ट है कि नहीं है। तो बेसिकली ये फोकस जो है ना, ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस एसोसिएटेड विद एज और सेक्स के साथ भी, जेंडर के साथ भी करें, कुछ डिफरेंसेस जो है ना वो प्रोसेसिंग के साथ जो है ना वो मतलब वो करते हैं। तो लर्नर डिफरेंसेस कुछ ऐसा भी होता है, कुछ का ख्याल है कि मिसाल के तौर पर कि जिनके पेरेंट्स टैलेंटेड होते हैं उनके बच्चे भी होंगे, लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि जिनकी मतलब पेरेंट्स जो होते हैं वो टैलेंटेड हो, हाईली फाइव हो, या मतलब वो साइंटिस्ट हो, लेकिन उनके बच्चे सच उस लेवल के नहीं होते। तो कई फैक्टर्स हो सकते हैं फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पर्टिकुलरली यहाँ पे हमारा लर्नर डिफरेंसेस के ऊपर जो है ना वो हम बात करें। अब हम आते हैं जनाब सोशल। अब जिस तरह मैंने कहा कि मतलब लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजिकल एंड इवन सोशल, तो कुछ फ्रेमवर्क्स वो राइटर कहता है कि मैंने सोशल पर्सपेक्टिव के अंदर जो है ना वो कैटेगराइज किए हैं
जिनको लैंग्विस्टिक ही कंसिडर किया जाता है क्योंकि उनका बेसिकली फोकस होता है वो लैंग्वेज की फॉर्म और फंक्शंस के ऊपर होता है, लेकिन कुछ और जो है ना वो कॉग्निटिव को भी कंसिडर करते हैं क्योंकि वो लर्निंग प्रोसेसेस और एटीट्यूड मोटिवेशंस को जो है ना वो एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस सेक्शन में चुन के लिंग्विस्टिक्स और कॉग्निटिव फैक्टर्स को छोड़ के क्योंकि उनका एम्फेसिस जो होता है यहाँ पे सोशल का, ये इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट है कि लैंग्वेज एक्विजिशन और यूज जो है ना ये इसी इम्पोर्टेंस के ऊपर जो है ना यहाँ पे बेसिकली इस सोशल एस्पेक्ट की दो फोसी आए हैं। एक स्टडी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मतलब सोशल, और यहाँ पे हम इनको माइक्रो सोशल और मैक्रो सोशल फिर कहते हैं। अब ये माइक्रो सोशल फोकस क्या है? ये माइक्रो फोकस जो है ना वो लैंग्वेज एक्विजिशन और एन इमीडिएट सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शंस में इसका वो करता है कि आपका इमीडिएट जो है ना सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है लैंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें आपका क्या लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन और इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका प्रोडक्शन, इंटरप्रिटेशन और इंटरेक्शन इमीडिएट जो आपका है उसी का वो है। इन फ्रेमवर्क यहाँ पे ऑब्वियसली जो ज़्यादा कॉमन फ्रेमवर्क जो दी है वो वेरिएशन थियरी है और कम्युनिकेशन थियरी भी है, जो जिसमें एक्सप्लोरेशन ऑफ सिस्टमेटिक डिफरेंसेस जो है ना वो लर्निंग प्रोडक्शंस में हमें बताते हैं, जो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट यूज पे, और वो कंसिडर करते हैं कि क्यों टारगेट्स ऑफ एसएलए जो है ना ये विद इन ग्रुप्स में क्यों डिफरेंट होते हैं, जो कि ऑस्टेंसिबली मतलब ऑस्टेंसिबली मुराद है कि बज़ाहिर जो हमें नजर आता हो, ठीक है, सेम लैंग्वेज है, इसमें क्यों मतलब सलाह के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, राइट, जो कि बज़ाहिर एक लैंग्वेज में। तो वेगोस्की का जो सोशल थियरी है वो भी इस फोकस को जो है ना वो कंट्रीब्यूट करता है, और वो इंटरेक्शन को वो इंटरेक्शन को लैंग्वेज का एक बुनियादी फंक्शन, एक बुनियादी चीज उसको वो समझ रहा है। वो कहते हैं कि ये लैंग्वेज इंटरेक्शन जो है ना, ये लैंग्वेज जो है ना, या लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज स्टडीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हम आते हैं जनाब मैक्रो सोशल फोकस। इसका जो फोकस मैक्रो सोशल जो है ना ये एक्विजिशन और लैंग्वेज यूज, लेकिन ये ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में, ऑब्वियसली माइक्रो ये तो मुख्तलिफ फील्ड्स में, जिस तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्रो कहते हैं, जिस तरह हम माइक्रो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, हम मैक्रो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, तो मैक्रो लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है। हम मैक्रो फोकस जो होता है लैंग्वेज का वो बेसिकली बड़े कॉन्टेक्स्ट जिसमें आप समझ ले कि कल्चर, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल सेटिंग्स इसमें होती है, इनका भी लैंग्वेज के ऊपर बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है ना इफेक्ट और इन्फ्लुएंस होता है। द एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क जो है ना ये फिर एक्सटेंड होता है, ठीक है, कि क्या एसएलए में जो बिहाइंड लिंग्विस्टिक और कल्चर फैक्टर्स के अलावा इसमें क्या कुछ सीखा जा रहा है, क्या इसमें सोशल और कल्चर नॉलेज को शामिल न किया जाए, और क्या इसमें ये फोकस नहीं है जो कि अप्रोप्रिएट यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और जो फिर हमें सेकंड लैंग्वेज लर्निंग जो मेंबर्स ऑफ जो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं, और उनके ग्रुप्स ऑफ मेंबर और कम्युनिटीज जो है ना वो सोशियो पॉलिटिकल एज वेल एज लिंग्विस्टिक बाउंड्स के अंदर वो आ जाते हैं। इन फ्रेमवर्क्स में फिर एक्लचुरेशन थ्योरी है, सोशल साइकोलॉजी, जो हमें हमारी सोच को, हमारे स्कोप को जो है ना ब्रॉडर करता है, और हमें इन फैक्टर लाइक आइडेंटिटी, स्टेटस, वैल्यूज, ये तमाम जो फैक्टर है, लेट्स से कि हम ये जो आइडेंटिटी का आप फैक्टर आपको नज़र आ रहा है, ये स्टेटस का आपको आ रहा है, और ये वैल्यूज़ जो कि एसएलए की जो है ना आउटकम्स को इफ़ेक्ट करते हैं, समझ आ रही ना। तो बेसिकली ये ओवरऑल इसका थोड़ा सा खाका आपको इन ब्रीफ दिया जा रहा है, और इन कॉन्सेप्ट के जो मैंने बहुत जल्दी में थोड़ा सा आपको ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया है। ये आइंदा चैप्टर्स में इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप, और इंशाल्लाह जब आप इसको सोच के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आप मेरे लेक्चर्स को नहीं सुनेंगे, आप फोकस नहीं करेंगे, नो बेहग्रानशी
no please lag da gore da link ko chun kila bar da concept razinu bia batas inshallah Allah diki chi da si saso be inshallah dumra understanding develop shi pa I mean isle ke you will be you will be top and you will understand the concept. तो brief overview जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है फ्रेमवर्क उगोरे लिंग्विस्टिक इसका पर्सपेक्टिव है जिसकी और बेसिकली इसका फोकस इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है. फिर इसमें आपने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर प्रिंसिपल एंड पैरामीटर्स मॉडल एंड मिनिमलिस्ट प्रोग्राम विच इज़ वेरी मच देयर. फिर हम एक्सटर्नल पे वी टॉक अबाउट द फंक्शनलिज्म्स एंड लैंग्वेज फंक्शनलिज्म के ऊपर काफ़ी लैंग्विस्टिक्स में डिस्कशन किया गया. साइकोलॉजिकल में ऑब्वियसली मैंने आपको 3L के बारे में बताया कि LB के बारे में मैंने बता दिया आपको, ठीक है. ऑब्वियसली इसमें लर्निंग प्रोसेसेस की किस तरह लर्निंग प्रोसेसिंग टेक प्लेस होते हैं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर वेरी मच देयर. तो इसमें ऑब्वियसली जितना माइंड के ऊपर है तो वहाँ पे न्यूरो लिंग्विस्टिक्स इसका जो है ना फ्रेमवर्क है, ठीक है. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, प्रोसेसिबिलिटी, कनेक्शनिज्म, कंप्यूटर और इसके साथ थोड़ा सा कि और लिंक करते हैं कि किस तरह इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है. और फिर इंडिविजुअल डिफरेंस ऑब्वियसली ह्यूमनिस्ट मॉडल्स के ऊपर हमने डिस्कस किया, ठीक है. क्योंकि ये जो फैक्टर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं. कुछ मतलब वो फैक्टर्स कि एप्टीट्यूड और पता नहीं एंजाइटी वगैरह ये किस तरह इस पर वो करते हैं. फिर हम सोशल पे माइक्रो सोशल यानी बहुत वेरिएशन थ्योरी एकोमोडेशन इनको डिस्कस में डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे. लेकिन ये मतलब स्ट्रक्चर्स के ऊपर ये ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है. मैक्रो मतलब ये थोड़ा सा आपको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में लेके जाते हैं. तो इससे मुराद ऑब्वियसली हम चैप्टर्स में डिस्कस कर लेंगे और इसमें हम मोर ज़्यादा डिफ्थ में हम इनको करेंगे. लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जो एक पर्सपेक्टिव या फ्रेमवर्क जो है ना, अब ये बात नोट करने वाली है, ज़रा नोट कर ले. मैंने आपको पहले कहा कि लैंग्वेज वेरी कम्प्लेक्स फिनोमेनन है. एक फ्रेमवर्क या एक बंदे के ख्याल पे या यू कैन नॉट रियलाई ऑन दैट, ठीक है. तो ये बड़ा ज़रूरी है, आप इनको देख लें. तो ये बेसिकली ऑल आर नीडेड टू प्रोवाइड इन एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ये असल में क्या है कि इसमें तमाम फ्रेमवर्क का जो 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 इस बुक में है या मतलब कहीं और आप पढ़ लेते हैं, जो फाइनल आंसर है, जो आखिरी सवाल है चे कम आखिरने सोल्यूशन दे नो आगा या मोर प्रिविलेज दे नो आगा लक माखले पॉसिबल बनी जगह चे ऑल आर नीडेड टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इसले जगह चे तस्त बयो एस्पेक्ट वे या मंगते लक नो वन पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रेमवर्क अमंग in this book is the final answer. Like final answer या final मतलब possible नला. बुनियादी तौर पर you know the chapter theory you can see obviously a chapter summary da. No, I think this is you must read it. You must M means must read means आपने इसको पढ़ना है. क्योंकि जब चैप्टर की समरी आप पढ़ते हो ना तो फिर आपको बहुत कुछ समझने आ जाता है. एक्टिविटीज़ है ये आपने खुद से करने हैं और मैं आपको अभी होमवर्क भी दे रहा हूँ. एवरीबडी हैज़ टू जस्ट लुक एट दैट. और होमवर्क बड़ा ज़रूरी है, ये आप खुद कर लेंगे. देखो ये चैप्टर की बुनियाद पे आपका कोई मतलब अंडरस्टैंडिंग वगैरह डेवलपमेंट होती है. आप इनको अगर देखेंगे तो आपके माइंड में मिसाल के तौर व्हाट इज़ द इनिशियल स्टेट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉर L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली, थोड़ा सा उसको जाके इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो आपके माइंड में एक स्पेसिफिक मैपिंग बन जाएंगी, ठीक है. लेकिन जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ये बड़ा ज़रूरी है. और होमवर्क और मैं आपको डेडलाइन भी देता हूँ, ये ज़रा नोट कर ले. इसका डेडलाइन इसका डेडलाइन है जनाब, डेडलाइन ठीक है 30 दिसंबर 2020, ठीक है. इसका डेडलाइन है. ये तमाम क्वेश्चंस आप कर ले, सोच है इसके ऊपर थोड़ा सा वो रिसर्च कर ले, क्योंकि माशाल्लाह आप घर में बैठे हो और ये आपका असाइनमेंट्स होगा.
یہ مجھے اسائنمنٹ کی شکل میں آپ نے دینا ہے اور میں اس کو گریڈ کروں گا. I'm telling you کہ میں اس کو گریڈ کروں گا. ٹھیک ہے, میں نے اس کو گریڈ کرنا. یہ تمام کوشچنس آپ دیکھ لیں, یہ آپ کا اسائنمنٹ ہوا. اس کے اوپر دے کے تاکہ سمجھ آپ کو لگے کہ یہ کیا کچھ ہے, مطلب کس طرح تھوڑا سا ان کے اوپر ہم نے ڈسکشن اوپر کی ہے. تو آپ اپنے دلائل دے دیں مجھے, ڈیٹیل میں نے بلٹ فارم میں دے دیں بے شک, لیکن آپ کے دلائل کوجنٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر یہاں پہ if you can use 2 or more languages, why this is so, what has been your reason for learning second language, کیوں آپ second language کو کرتے ہو. if you can use only one, why haven't you learned another. اگر آپ ایک استعمال کر رہے ہو تو دوسرا کیوں نہیں سیکھ رہے ہو, اگر دوسری لینگویج سیکھ رہے ہو کیوں سیکھ رہے ہو. تو اپنے ریسپانس کو اس کوشچن میں آپ کمپیئر کر لیں with those of other individual and make a list of reasons. اور آپ ملٹی لینگولیزم اور مونو لینگولیزم کی ریزنز آپ ہمیں بتا دیں, ان کو کیا ریزنز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ, آئی ہوپ I'll continue. دس از ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ. یہ انہوں نے کچھ ریڈنگ بھی دی ہے, آپ وہاں پہ جا کے ان کو سرچ بھی خود سے کر سکتے ہو, اینڈ یو کین ڈو دس دا بیسٹ. تو انشاءاللہ ہم چیپٹر 3 میں بہت جلدی سٹارٹ کروں گا کیونکہ کام بہت باقی ہے. لیکن میرے لیکچر سے پہلے آپ ان کو خود سے بھی پڑھ لیا کریں, کیونکہ ایک تو آپ کا ایگزام ایکسٹرنل ہے, اوپر ہمارے ایشوز بھی ہے. تو انشاءاللہ چیپٹر 3 تک ہم آ گئے ہیں اور انشاءاللہ اب ان کو جلدی جلدی سم اپ کریں گے. سو آئی ہوپ دیٹ یو ریئلی انڈرسٹینڈ. تھینک یو ویری مچ اینڈ اسٹے بلیسڈ اینڈ ڈو ناٹ ویسٹ یور ٹائم پلیز. تھینک یو.